बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 9 साल के वक्फे के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का दौरा पाकिस्तान ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से इनकी अहम मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरह दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात की बढ़ोतरी में इजाफे के लिए वो कौन से एवेन्यूज़ हैं जिस पे काम किया जा सकता है। इसके साथ साथ मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर भी इत्तेफाक का इज़हार किया गया। अफगानिस्तान में के सियासी हल पर जोर दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। फिर कोविड-19 की जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5, इसकी कामयाब तैयारी पर भी वज़ीर आज़म ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि रूस की जानिब से 50,000 जो स्पुतनिक 5 की वैक्सीन हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आज बताया कि 1.5 लाख मजीद भी पाकिस्तान भेजने का इरादा रखते हैं। जो आज साथ में जो अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूसी सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। बादजा रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, जिस मुलाकात में आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में पुरअमन तनाज़ात के हल की जितनी भी कोशिशें हैं उसका खैर मकदम करता है। आपके इल्म में है कि दिफाई और सिक्योरिटी अमूर में भी और मैदान में भी रशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन पाया जाता है। इसमें मजीद इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। फिर आज दोनों वज़ीर ख़ारजा यानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत के शोबे में मईशत के हवाले से इसमें इजाफे पर जोर दिया गया। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये दौरा क्या, इसकी अहमियत क्या है और जो एलामिया सामने आया है किस तरह पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो माजी में इतने गर्म जोशी जिनमें नहीं पाई जाती थी और अब उसमें एतमाद और हमांगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हाफ में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी, लेकिन चूंकि आज बहुत सी मुलाकातें और स्टेटमेंट सामने आई तो इस हवाले से हमने दो इंतहाई मौजूद शख्सियात को मदू की उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, मारूफ दिफाई तजिया निगार हैं और इलाकाई और सियासी मामलों पर गहरी नज़र रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मेजर जनरल एजाज अमान साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेसी में और रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो हम अब देख रहे हैं कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद बढ़ रहा है और हम आगे भी बढ़ रही है। अभी मार्च में ही उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। इसके अलावा इंडिया से भी आ रहे हैं, रूसी वजीर खारजा आए थे पाकिस्तान। आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसे इस ट्रस्ट और यूनानिमिटी ऑफ व्यूज को आगे बढ़ाया जा सकते हैं और कितना फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि रशिया के पास वो वीटो पावर भी है और यूएन में भी एक सुपर पावर की हैसियत से जाना माना जाता है। एजाज अमान साहब जी, थैंक यू वेरी मच अनवर। देखिए, बात यह है कि जो भी ममालिक हैं उनके ताल्लुकात नेचुरली कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उनकी बुनियाद बनते हैं। अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो जहां ये डाइवर्जेंस हो वहां इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारे और रशिया का जो रीजन में इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर रहे हैं फॉर 3 रीजन। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में जो अमन की सूरत हाल है उससे दोनों मुल्कों का डायरेक्ट मफाद इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से मशरूत है और हमारे मुल्क में अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है। और यही सूरत हाल है रशिया के लिए, क्योंकि जो माजी है उसको यकीनन भूल कर आगे बढ़ना होगा। माजी में जो कुछ हमारे साथ रशिया ने किया या रशिया के खिलाफ हमने जो कुछ किरदार अदा किया यूएसएसआर के वक्त, वो एक तारीख जरूर है जी, लेकिन अब हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं विद रिगार्ड टू पीस इन अफगानिस्तान। वहां से अमेरिकन लेड कोalition का इखराज और उसके बाद बनने वाली हुकूमत में दोनों ममालिक बल्कि रीजनल कंट्रीज ने मिलकर एक रोल प्ले करना है और उसके लिए जितनी गुफ्तो शनीद होगी, जितना मिल बैठेंगे, एक बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। एक ये इंटरेस्ट है। दूसरा, सीपेक जो प्रोमिसेस होल्ड करता है
रीजनल डेवलपमेंट के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, और जो रशिया का अफगानिस्तान के जरिए सी पैक तक आना और वहां से गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस का लेके आगे चलना, इसमें भी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। और यकीनन रशिया की हमेशा से एक ख्वाहिश रही है वार्म वाटर्स तक रसाई। वो एक ऐसी इशू है जिसके लिए अमेरिका एक जमाने में रशिया जंग करने को तैयार जी होता था, आज उसे दावत दी जा रही है कि आप आए और सी पैक का हिस्सा बने। लेकिन उसके लिए जो रास्ते में रुकावट है वो अफगानिस्तान में जो जमीनी सूरत हाल है वो एक रुकावट है। लिहाजा दोनों मुल्क चाहते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसी सूरत पैदा की जाए, इस तरह का अमन वहां पे कायम किया जाए, उसमें जो रोल हम अदा कर सकते हैं वो किया जाए, ताकि दोनों ममालिक इससे फायदा उठा सकें। और अफगानिस्तान के लिए तो इस सूरत में एक विन विन सिचुएशन है। जी और तीसरी बात, जो रीजनल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से चाइना और ईरान क्लोज हो रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और ईरान पहले से क्लोज थे, सीरिया और रशिया के अच्छे ताल्लुकात थे, अफगानिस्तान में उनकी रसाई रही है और अब भी है। तो अगर इन तीनों जहतों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट इन कॉमन, और यही वो मौका है, यही वो मौके हैं जो हमें नजदीक ला रहे हैं। दोनों मुल्क इस अहमियत से आगाह हैं, लिहाजा इट्स अ सिचुएशन जिसमें दोनों का मफाद मुज़मर है, और ये वो चीज है जो हमें नजदीक ला रही है। जी फेयरली पुट अप। आसिफ दुरानी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा 9 साल के गैप के बाद ये विजिट हुआ है, टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? आप खुद डिप्लोमेट रही हैं डिप्लोमेसी में, और अफगानिस्तान अमन अमल के हवाले से जब मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने आपसे गुफ्तगू की थी और आपने कहा था रशिया का इसमें बहुत स्टेक है। जैसे बड़ा एजाज अमान साहब ने सही कहा कि हमें अभी भी याद है कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तो कहा जाता था कि रूसी जो है वो वार्म वाटर्स, गर्म पानियों की तरफ उनकी निगाहें हैं, और अब तो उन्हें दावत दी जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, 1 मई जो है वो डेडलाइन है जब अमरीकी अफवाज जो 2500 रह गई उनका इनखला, जो दोहा पीस पैक्ट हुआ था अफगान तालिबान और साबिक अमरीकी हुकूमत के दरमियान, उसको उसकी रेड लाइन है। लेकिन जो मौजूदा अमरीकी सदर है उन्होंने कहा है कि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकती है। किस तरह देखते हैं दौरे की टाइमिंग्स को, और अफगान अमन अमल में कितना कलीदी किरदार अदा कर सकता है रूस? पाकिस्तान के मौकफ की और पाकिस्तान की कारकर्दगी और काविशों की आज वो मोतरफ भी थे। आसिफ दुरानी साहब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपने इब्तिदाइये में इसका बड़ा कंप्रेहेंसिवली अहाता किया जो पाकिस्तान और रूस के सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई है। ये आपने फरमाया 9 साल का गैप, असल में ये गैप नहीं था क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे से इन टच थे, और इसमें जो है एज लेट एज 2017 जो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उससे पहले से ही जमीन हमवार हो रही थी, उसमें चाइना और रशिया का बड़ा मुस्बत किरदार रहा। और फिर 2019 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात वहाँ बिश्केक में हुई, जब फॉरेन मिनिस्टर एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। फिर लास्ट ईयर भी सितंबर में दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। ये खाली ऐसी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे जो है अगर आप देखें तो जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस और इकोनॉमिक और ट्रेड जो अफेयर्स हैं उसमें खासी जो है प्रोग्रेस नजर आती है। तो यही वजह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का यादा किया गया, तकरीबन 46% जो है ट्रेड बढ़ी है रशिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये बढ़ रही है। और इसमें जो है न सिर्फ डिफेंस में कॉन्टेक्स्ट में जो है प्रोग्रेस हुई है, बल्कि ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में दोनों ममालिक के दरमियान काफी जो है वो जो है ताउन हो रहा है। जाता है। और फिर दोनों ममालिक में जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज रही हैं, नेवल एक्सरसाइज में रशिया ने शिरकत किया, भी हाल ही में हुई थी। तो ये एक ओवरऑल जो फजा बन रही है वो इसी तरफ है कि पाकिस्तान और रशिया के जो ताल्लुकात पहले माजी में जो है जिस इंजमात का शिकार थे वो बर्फ टूट रही है, पिघल रही है, और उसका अब हमारे सामने सदर पुतिन को भी दावत दी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। दुरानी साहब क्या कहते हैं? पहले भी उनका दौरा मुतवक्के था, आपको नजर आ रहा है कोई रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करें?
जी, ये पेंडिंग है। रशियन प्रेसिडेंट ने 2013 में भी आना था, लेकिन फिर वो कुछ हमारे यहाँ सियासी मामला खराब थे, जी तो इसलिए वो पोस्टपोन हो गया था। तो ये एक दौरा पेंडिंग है वहाँ पे। ठीक है। लेकिन इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है बड़ी उनकी अच्छी केमिस्ट्री भी बनी थी। बातचीत रही है जी। जी। और वो एक दूसरे के उनकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत एजाज अहमद साहब से मैं जानना चाहूंगा, सर बताइएगा डिफेंस की शोबे की बात की, चूंकि आपका ताल्लुक है बिज़ारबत आपका पेरेंट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी की रशियन ट्रूप्स ने पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने अभी 23 मार्च लास्ट मंथ देखा पाकिस्तान का जबरदस्त भरपूर अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया। जो हमारी आर्म फोर्सेज है दे आर सेकंड टू नन। कैसे हम मुस्तफीद हो सकते हैं रशिया से, क्योंकि बगैर किसी मुबालगा राई के दूसरी बड़ी दिफाई कुव्वत है आफ्टर यूएसए। क्या कहेंगे आप एजाज अहमद साहब? जी, यकीन उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अगरचे इस वक्त तक जो पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री हार्डवेयर है वो अमेरिकन और चाइनीज ओरिजिन का है, जी और उसमें सिवाय एविएशन के रशियन अमल दखल बहुत कम रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो 3 एरियाज हैं जिनमें कोऑपरेशन हो सकता है, उनमें से डिफेंस इक्विपमेंट एक बड़ा मेजर एरिया है जिसमें हमारा ताउन हो सकता है, चाहे वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की प्रोविजन हो या सप्लाई हो, या हमारे एविएशन फ्लीट में रशियन हेलीकॉप्टर्स का इंडक्शन और उनके मेंटेनेंस का रोल हो। ठीक। तो ये एक ऐसा वाहिद एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन का स्कोप है, क्योंकि अभी जो हम हेलीकॉप्टर्स हासिल करना चाहते थे टर्की से, वो हम सब ने देखा है कि वहां पे कुछ रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि वहां से अमेरिका की एक क्लियरेंस चाहिए टर्की को। ठीक। तो जब वो नहीं मिल रहा तो फिर हमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की सपोर्ट के लिए और एविएशन में जो रशियन कैपेबिलिटीज हैं उनसे फायदा उठाना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वाज़ेह स्कोप है जहां इमीडिएट कोऑपरेशन हो सकता है। फिर काउंटर टेररिज्म के सिलसिले में ये एक दूसरा एरिया है जिसमें हमारी एक्सपीरियंस शेयरिंग, पिछले दिनों आपने एक एक्सरसाइज भी देखी, एक्सपीरियंस शेयरिंग में और अफगानिस्तान में मिलजुल कर जी एक बहुत अहम रोल है जो हम अदा कर सकते हैं। वो एक, और तीसरा ऑयल एंड गैस यस रिसोर्सेज और पाइपलाइन एंड इवेंचुअल देयर टर्मिनेशन एट सीपैक या गवादर, और गवादर से आगे उसके जो सप्लाईज हैं उनके लिए एक रास्ते का खुलना। तो ये 3 मेजर एरियाज हैं जहां जो हमारी हमें बहुत नजदीक ला सकते हैं, और कोई इस एरिया में इनका राइवल नहीं है। जी। आसिफ दुरानी साहब, सर जिस वजह इस से दौरे, जी आसिफ दुरानी साहब, इस दौरे का फॉलोअप क्या होना चाहिए? दौरे हो जाते हैं, अच्छी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मुश्तरका एलामिया आ जाते हैं, गुफ्तो शरीद हो जाती है, इसका फॉलोअप आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने ऐसे बहुत से दौरे देखे होंगे एज एन एम्बेसडर, क्या फॉलोअप होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रशियन पाकिस्तान रिलेशनशिप? देखिए, फॉलोअप तो उसी का होता है जिस पे एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट हो गया है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का, तो उसका जो है जाहिर है उसको कंप्लीट होना है। उस कंप्लीशन के लिए फिर जाहिर है फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। ये चीजें हैं। मसलन ईरान पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन जो है वो तातुल का शिकार इसलिए है, एक प्राइमरी रीजन जो है वो इन्वेस्टर्स का ना होना है। तो ये फॉलोअप के साथ ये जो है, जब आप एक एमओयू करते हैं उसके बाद उसको एग्रीमेंट की शेप देते हैं, तो उसके फॉलोअप जो है वो मैकेनिज्म उसमें वाजे होते हैं। ठीक। ये चाहे डिफेंस हो या जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ट्रेड हो, तो उसके अंदर जो है वो स्पेसिफाइड होते हैं। तो ठीक है। उसमें अच्छा, ये ऐसा मुझे नहीं बताएगा कि कश्मीर के हवाले से भी आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई तो कश्मीर के पुरअमन हल की अहमियत पर भी जोर दिया गया। रूस कितना रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जैसे हमारा माजी है रूस और पाकिस्तान का, फॉर्मर सोवियत यूनियन, और इसी तरह भारत और रूस के दरमियान भी बड़े गहरे मरासिम हुआ करते थे, अभी भी हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अमेरिका कभी भारत से बहुत मेलजोल बढ़ गया है। आप समझते हैं कोई रूस किरदार अदा कर सकता है इस सिलसिले में? देखिए, इसमें रूस भी कर सकता है और बाकी जो पावर्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि अभी जो सीज फायर हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसके अंदर एक थर्ड पार्टी का दखल रहा है। ठीक। और इसी तरह से जब आप रूस के कॉन्टेक्स्ट में उनके जो इंटरव्यू में सुन रहा था, देखा है जी इनके एक अखबार के साथ, उनका हमारे पाकिस्तानी अखबार के साथ, जी जी, आज इंटरव्यू था उनका। जी, उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि ये जो
इश्यूज हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायरेक्ट डायलॉग को सपोर्ट करते हैं। अब इस डायरेक्ट डायलॉग का क्या मतलब है? इस वक्त इंडिया जो है वो अपने पांव पीछे खींचता है, दे आर ड्रैगिंग देयर फीट फ्रॉम द डायरेक्ट। वो प्रिटेक्स्ट ले लेते हैं कि जी ये आपने टेरर उसको एड्रेस करना है, ये एक प्रिटेक्स्ट है, क्योंकि अगर आपने टेरर को भी एड्रेस करना है तो उसके लिए भी आपको डायलॉग चाहिए। ठीक। तो वो ये चीजें जो है रूस ने एक तरह से उनको इंडिया को रियलाइज करवाया कि आप डायरेक्ट टॉक्स की तरफ क्यों नहीं आते, और ये आना चाहिए। यही वजह है कि जब ये जो सीज़फायर हुआ है उसके अंदर डीजीएमओस के दरमियान जो है वो डायरेक्ट टॉक्स हुए, अगरचे इसके लिए एक थर्ड पार्टी की जो है फैसिलिटेशन जो है वो शामिल अमल रही। तो ये चीजें जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में खामखा जब थर्ड पार्टी आ जाती है तो उसका एक सोबरिंग इम्पैक्ट होता है। मसलन तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत है उसके फैसिलिटेशन में पाकिस्तान का एक रोल है जो एक्नॉलेज किया जाता है, तो उसका एक जो है सोबरिंग इम्पैक्ट होता है। यही वजह है कि आप व्हेन यू गो फॉर एलाइज वो इसी वजह से होते हैं कि आपको सपोर्ट मिलती है और दूसरा एक एलाइज आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, आपका आसिफ दुरानी साहब, आपका अहम दौरा था, इसका हमने आपको एक वाइंड अप दिया। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो ताल्लुकात हैं इनमें कितनी वुसअत और जामियत पैदा होती है और इलाकाई अमन के ये कितने ज़ामिन बन सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो चीनी सट्टेबाजों और शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत का एक्शन जारी है, इससे जुड़े मामलात पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको ब्रेक पर जाने से कबल बताया था कि चीनी सट्टेबाजों और शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। हुकूमत ने प्राइस मुकर्रर की थी, कीमत मुकर्रर की थी 80 रुपए फी किलो। इसके खिलाफ शुगर मिल्स जो है लाहौर हाई कोर्ट गई थी। आज दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला सामने आया है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 80 रुपए कीमत है उसी को बरकरार रखा है, मुकर्रर किया है, और केन कमिश्नर को कहा है कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आपके इल्म में है कि चीनी आम मार्केट में इससे कहीं ज़्यादा 100 रुपए से और 110 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमत ने इस हवाले से एक एक्शन मैट्रिक्स भी तरतीब दिया है, उसकी भी तफसीलात आज मुशीर एहतिसाब बराए वज़ीर आज़म शहजाद अकबर साहब बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि जो शुगर कमीशन रिपोर्ट आई थी उसमें 3 एक्शंस की निशानदही की गई थी। एक के जो क्रिमिनल नेचर के थे, जो एफआई और नैब को दिए गए। दूसरे जो थे वो सूबाई इंतज़ामी उमूर के थे, उस हवाले से सूबों को मुतले किया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक सूबाई सब्जेक्ट है। और जो तीसरे थे वो रिफॉर्म्स के हवाले से थे, वो जो इनकम टैक्स और FBR में ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम मुतारिफ करवाना है। और उन्होंने बताया कि जो इस हवाले से एहतसाब हो रहा है, जो FIRs कटी हैं, 10 के करीब FIRs कट चुकी हैं, 13 शुगर मिल्स ग्रुप्स जो है वो ज़ेरे तफ्तीश हैं। और ये जो एहतसाब का अमल है इसमें चाहे कोई दोस्त हो या दूसरे सियासी धड़ों से ताल्लुक हो, कोई तफरीक रवा नहीं रखी जा रही। साथ में ये इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसलिए बात की है कि आज जहांगीर तरीन साहब और उनके साहबजादे उनकी बैंकिंग अदालत में पेशी थी और इस हवाले से उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और वो कह रहे थे कि उनकी वफादारी का इम्तिहान क्यों कर लिया जा रहा है और कब तक लिया जाएगा। और साथ में उनका ये भी कहना था कि वो तहरीक इंसाफ से इंसाफ के मुतकाजी हैं। तो ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में हम पूरे इशू को समझने के और इसके वे फॉरवर्ड पर गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, और पंजाब वस्त पंजाब के PTI के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार है राना ताहिर साहब, आपके हम बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। एजाज चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर बात है एक शुगर का एक ग्रुप है और ये हर जमात में इनके नुमाइंदगान पाए जाते हैं,
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी जो अवाम के साथ टेलीफोन पर बराह रास्त उनकी गुफ्तगू शनीद सवाल जवाब का सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि वो शुगर माफिया हो, कब्जा माफिया हो या तेल माफिया, उनके खिलाफ आनी हाथों से निपटेंगे। लेकिन अब इस हवाले से एक तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है कि 80 रुपए उन्होंने कहा है कि आप चीनी फरोख्त करें। पॉलिटिकल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं और आप चूंकि खुद एक नजरियाती पीटीआई के रुकन हैं, अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, जहांगीर तरीन साहब भी बड़े पुराने पीटीआई के साथ रहे हैं, आज शिकवा कर रहे थे पीटीआई से और कह रहे थे कि वो दोस्त हैं, उनका क्यों कर इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या कहेंगे एजाज चौधरी साहब, क्या इम्तिहान लिया जा रहा है? और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये एहतसाब है और इसमें कोई तफरीक हम नहीं कर रहे। एजाज साहब, इससे पहले कि मैं जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कोई बात करूं, जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदालत के फैसले के नतीजे में हुकूमत को तक़वियत हासिल हुई है कि वो इस माफियाज के ऊपर गिरफ्त कर सकेंगे। और हमें मालूम है कि इस वक्त शुगर इंडस्ट्री को जो कास्ट प्राइस है वो क्या आ रही है और मुनाफा डाल के मार्केट में से किस रेट पे आना चाहिए। इसलिए ये 80 से 85 रुपए वाला जो हुकूमत रेट मेंटेन करना चाहती है, ये किसी के साथ भी ज्यादती नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमने इंश्योर किया था कि रमजानुल मुबारक से पहले ये जो ऐसी अशियाए सर्फ हैं कि जो आम आदमी की जरूरत है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काबू पाएंगे। और सो मच सो कि हमने कहा था कि बाकी चीजें जिनकी कीमत है और आम इस्तेमाल की वो भी 2018 के लेवल पे हम लेकर आएंगे, कुछ चीजों को सब्सिडाइज भी करेंगे। इसके बाद आ गई बात जनाब जहांगीर तरीन साहब की। सच्ची बात तो यह है कि वो पार्टी के साथ उन्होंने बहुत काम किया, इसका एतराफ किया जाना चाहिए। अलबत्ता आप ये समझ लें कि जी ये पीटीआई के मंशूर का एक बहुत अहम और गालिबन अव्वलीन नुक्ता है कि जो इस तरह का मसला है कि जिसमें करप्शन इन्वॉल्व होती है, टैक्स एवेजन इन्वॉल्व है, जिसमें कार्टलाइजेशन है, जिसमें फर्ज कीजिए कि आप सब्सिडी तो ले जाएं 26 अरब रुपया और आप टैक्स दें 9 अरब रुपया। इस तरह के सारे कामों के ऊपर गुज़श्ता साल मई जून के अंदर जो कार्रवाई शुरू हुई थी, एक बाकायदा कमीशन बना था। कमीशन की रिपोर्ट जो है वो ओपन की गई और उसके नतीजे में 7 मुख्तलिफ अदारों को उस रिपोर्ट के नतीजे में एक्टिव किया गवर्नमेंट ने कि वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करें और किसी के ऊपर भी जद पड़ती हो, किसी को खातर में लाए बगैर इस काम को आगे बढ़ाएं। अभी तो कुछ यानी FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी हुई हैं इससे ज्यादा भी होना बाकी है। इससे किसी को इसमें यानी स्पेयर नहीं किया जाएगा और ये सारा एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होगा। अल्लाह करे कि जहांगीर तरीन साहब इसमें से शफाफ तरीके से निकल आए। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के 2-3 वज़रा जो थे उनके ऊपर पहले भी इस तरह सूरत हाल बनी थी, उन्होंने अपने आप को क्लियर किया अदालतों से और अदारों से और वो दोबारा मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे आ गए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत में भी कोई इंतकामी कार्रवाई, कोई ऐसी चीज कि वो हमारे साथी रहे हैं और उनके बारे में हम ये कुछ करना चाहते हैं, ऐसी कोई सूरत नहीं है। मैं पूरी वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान के जहन में कोई ऐसी बात नहीं है और मैं जाती तौर पे कहता हूँ कि ऐसा कतई तौर पे नहीं है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो साफ हैं तो अदालतों से भी साफ होकर सामने आ जाए। मेरे साथ रहेगा एजाज चौधरी साहब। राना ताहिर साहब, सर ये हमारे मुल्क में जब भी एहतसाब शुरू किया गया है और उसमें बाज़ दफ़ा इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, माजी के तनाज़ुर में देखा जाए, जिसके खिलाफ भी एहतसाब होता है वो शिकायत करते हैं कि जी मेरे खिलाफ एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। चीनी जाहिर सी बात है और ये हमने खुद देखा है कि जैसे इन्होंने मैनेज की हैं, प्राइसेस 100 से नीचे नहीं आने दे रही। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, अल्लाह करे इस पे मनोवन अमल भी हो, वो भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, वो भी मैं एजाज चौधरी साहब से पूछूंगा। मैं आपसे ज़रा चाहूँगा, आपने बहुत से अपनी साफियाना ज़िंदगी में देखा होगा कि एहतसाब का जब प्रोसेस शुरू हुआ है, जिनके खिलाफ होते हैं वो शिकायत कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं वो कहते हैं ये एहतसाब है, बिला तफरीक है। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। देखें बात ये है कि ये जो मामला है ना एहतसाब का, जी ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत है जो इस सिलसिले में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बरत रही।
वरना माजी में ये होता रहा है कि नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये हुकूमत जो है और मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी तकर्री हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने की थी, लेकिन वो बतौर जज भी उन्होंने बड़ा शफाफ किरदार रहा है उनका, और बतौर चेयरमैन भी वो बड़ा अच्छा काम करे। ये जो चीनी माफिया है ना, ये शुरू हुआ है 1985 के बाद इस मुल्क में, जब सियासी बुनियादों पर शुगर मिलें लगाने की मंजूरी दी गई। उसके नतीजे में ये माफिया जो है इतना मजबूत होता गया। ये शुगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी आपसे, लेकिन हमारे यहाँ लोगों का एक रिवाज है ना, तो इसको बढ़ाने के लिए किया गया, काश्तकारों पर जुल्म किया गया। जिस इलाके में शुगर मिल लगती थी किसी सियासी ज़्यादातर शुगर मिलें जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से आप देखेंगे कि उनका ताना बाना सियासतदानों से मिल जाता है। बिल्कुल। तो उस इलाके में गुड़ और शक्कर बनाने पर पाबंदी लगा दी जाती थी। डिप्टी कमिश्नर उस इलाके का एक ऑर्डर जारी कर देता था कि इस इलाके में गुड़ और शक्कर नहीं बन सकता, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। तो अब ये जो हाथ डाला है ये भी इसी हुकूमत का क्रेडिट है। ये जो हाथ डाला है, वो कहते हैं ना, ये भिरनों के उसमें हाथ डाल दिया है। ये देखें ये किस कदर संगीन मजाक है इस कौम के साथ कि सब्सिडी दी जाती है। भाई एक इंडस्ट्री अगर घाटे में जा रही है आप उसको बंद कर दें। सब्सिडी तो गरीब का हक है, इन बड़े बड़े मगरमच्छों का हक तो नहीं है सब्सिडी। अरबों रुपए की सब्सिडी ये गुज़श्ता 35 सालों में ले गए हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अब पहली दफ़ा पूछा जा रहा है तो हर तरफ चीखो पुकार हो रही है। ये देखें, ये चीखों पुकार के क्या आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं पॉलिटिकली? आज हमने देखा मैं जाज चावी साहब से पूछूंगा, जहांगीर तरीन साहब के साथ पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस साहिबान भी मौजूद थे, एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे ना। ये देखें, जहांगीर तरीन जो है ना, वो जैसे एजाज चौधरी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, और अभी भी आज भी उन्होंने जो बात कही उनके हवाले से कल खबरें भी चली बड़ी खबरें गरम थी, जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं या ये वो, आज उन्होंने बड़ी दो टोक अंदाज में उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैं कतई तौर पर कहीं नहीं जा रहा। अब ये जो मामला है शुगर माफिया, ये देखें इनके पंजे इतने गहरे हैं कि इन पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या किया कि अगर शरीफ बरादरान की शुगर मिलों की इंक्वायरी हो रही है तो पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के एक करीबी साथी जहांगीर तरीन की शुगर मिल की भी इंक्वायरी हो रही। पीटीआई के एक और रहनुमा हैं हुमायूं अख्तर साहब, उनकी शुगर मिल की भी इंक्वायरी हो रही है। तो ये जो चीज़ है कि आप सब का एहतसाब कर रहे हैं। और अगर जहांगीर तरीन, मैं आपको बताऊं जो मेरे ज़ाती इल्म में है कि जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है ना जी, वो बाकी शुगर मिलों के हवाले से आप देखें तो जो काश्तकारों के साथ उनका रवैया है, उनको अदायगियों का तरीक़ेकार है, वो दूसरे लोगों से बेहतर रहा है। लेकिन आज जो जहांगीर तरीन साहब शिकवा कर रहे थे, उनकी मैं समझता हूं कि उन्हें ये शिकवा नहीं करना चाहिए था। जिस लीडर के साथ उन्होंने इतना अरसा काम किया है और अभी भी वो पीटीआई का हिस्सा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से लगाए बैठे हैं, तो उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि ज़्यादती नहीं होगी। अगर जहांगीर तरीन साहब का दामन साफ हुआ तो वो साफ होकर बाहर आ जाएंगे, अगर दामन दागदार हुआ तो पकड़े जाएंगे। एजाज चौधरी साहब, ये बात तो ठीक है कि जैसे आपने भी कहा और राना ताहिर साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप क्लियर हैं तो जाहिर बात है कि आप क्लियर हो जाएंगे अदालतों से और फेयर ट्रायल होगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है और इसमें वो पेशियां होती हैं, मीडिया का भी फोकस होता है, टॉक भी हो जाती है, आप समझते हैं इसकी टाइमलाइन भी होनी चाहिए ताकि जिन लोगों को मीडिया में डिस्कस किया जाता है, जाहिर बात है उनकी इंटेग्रिटी इससे हर्ट तो जरूर होती है। दूसरा, एक तो इसका जवाब दीजिएगा कि इसको टाइमलाइन होना चाहिए और कितनी स्विफ्टली ये काम होना चाहिए। दूसरा, ये जो पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस आपके कोलीग्स आज उनके साथ मौजूद थे, तो एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी किया जा रहा था, इसको आप कैसे लेते हैं? ये भी उस सियासत में पोस्चरिंग भी होती है ना, एक पैगाम रसानी भी होती है। अनवर भाई, पहली बात तो यह कि पीटीवी के अलावा इस तरह ऑब्जेक्टिवली मैं नहीं समझता मीडिया के ऊपर कोई डिस्कशन हो रही होगी, और मेरी मालूमात भी यही है। असल में ये एक अलमनाक सूरत हाल है कि ये सोसाइटी किसी करप्ट आदमी को, यानी उसको जानते बूझते हुए, ये पूरा सिस्टम इस बात को जानता है और सहाफी बदरजे उतम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, जो इस मुआशरे के, जिन्हें सो कॉल्ड अशराफिया भी आप कहते हैं, और जो मौसर
तबकात हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या इसके साथ किया है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि नवाज शरीफ से लेकर जरदारी साहब तक सबको यानी इस तरह पेश किया जाता है कि पाकिस्तान यानी बचा ही उन्हीं की वजह से है। एक बात तो ये आप अपने ध्यान में रख लें जी। दूसरी बात ये जी, मेरा सगा भाई हो तो भी कानून के शिकंजे में आता हो तो उसे कोई यानी स्पेयर नहीं किया जा सकता तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। क्यों? इमरान खान का कोई भाई, कोई उसकी बहन, कोई उसका बेटा, कोई उसका अजीज रिश्तेदार इन 28 सालों के अंदर कोई ऐसी कैफियत नहीं है उसने अपने करीब पे नहीं फटकने दिया ये जाए कि हुकूमत के किसी अदारे या उसके अंदर आए। और उसने मिसाल कायम किया पाकिस्तान के अंदर कि जो हुक्मरानी का तरीका है वो ये है कि आप बिल्कुल कारोबार छोड़ के और जो मुशायरा आपको मिलता है हुकूमत की तरफ से उसी के अंदर अपनी गुज़राकात करें। उसने ये साबित किया कि वो अपने घर में रहता है, अपने घर से खाता है और दफ्तर के मामलात जो है वो जो सरकारी हैं वो अदालत करने के लिए पीएम ऑफिस या पीएम हाउस में जाता है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि इस मयार का जिस मुल्क के अंदर हुक्मरान मौजूद हो उससे बिल्कुल सबको ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो कभी डंडी नहीं मारेगा। और यही बात मैं आपसे अपने दोस्तों के हवाले से भी कह रहा हूँ जो पीटीआई से मुतल्लिक है और उन्हें एहतसाब करता हूँ। अब रह गई उन दोस्तों की बात के जो जहांगीर तरीन के साथ गए हैं, मैं समझता हूँ कोई ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। लोगों की कुर्बत होती है, ताल्लुकात होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनकी वजह से पार्टी में आए हुए हैं, तो इसलिए ये नेचुरल है। ये इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि 2-3 जो हमारे सूबाई वज़रा थे उनके साथ भी दोस्त जाते थे, लेकिन जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो लोग फर्ज की बजाय तहरीक इंसाफ को अपनी पार्टी को तरजीह देंगे। और हम कोई इनके ऊपर जी यानी एक्शन लेने भी नहीं जा रहे। जो लोग उनके साथ गए हैं उनकी अपनी एक सोच है और उनको जाने में कोई अमर माने नहीं है। अलबत्ता जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर उन्हें अपने बारे में फैसला करना पड़ेगा कि वो सच्चाई के साथ खड़े हैं या नाहक दूसरे रास्ते के ऊपर खड़े हैं। इसलिए हम तो वाजे हैं कि कोई किसी दर्जे में किसी के साथ इंशाल्लाह तक ज्यादती नहीं होगी और जहांगीर तरीन साहब के साथ तो बिल्कुल ज्यादती नहीं होगी। इंसाफ के तकाजे पूरी किए जाएंगे। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। परसों की मीटिंग में इसके ऊपर जो बात हुई थी उससे अंदाजा हुआ था कि किसी दर्जे में यानी कोई फर्ज हदफ नहीं, ठीक, कोई खास हदफ नहीं है। राना साहब ये मैं जानूंगा वो तो पोजीशन क्लियर की इजाज़ चौधरी साहब ने, लेकिन मेरा इस सवाल वही था जो मैं उनसे कि आपसे भी जानना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है एक इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम को अदालत में प्रूव होना होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में। देन एक होता है ना मुल्जिम और मुजरिम, उसमें फ़र्क रखा जाता है कि चूँकि हमारे मीडिया में से बहुत बहस होती है और फिर जो असल इशू है वो पसे पुश चला जाता है और जो किरदार हैं वो सामने आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है फिर उन पर सवालात भी उठते हैं, उनकी इंटेग्रिटी हर्ट भी होती होगी और फिर वो मजलूमियत का एक कह सकते हैं एक लिबादा भी ओढ़ लेते हैं या उनका एक बयानिया भी आ जाता है। और हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है, वो बहुत जल्दी हमदर्दियाँ भी उन लोगों की उस तरफ चली जाती है। इस चीज़ को कैसे, इस आस्पेक्ट को कैसे देखा जा सकता है? अनवर साहब देखें, मसला ये है कि ये जो तरीका है ना वैसे है ही गलत। क्या कि एक बंदा अदालत में पेशी के लिए जा रहा है, एक जत्था उसके साथ चला जाए, वो ये नहीं होना चाहिए। वो जहांगीर तरीन साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हो या कोई और बंदा हो, ये होना नहीं चाहिए। ये कोई जवाज़ नहीं है इस बात का। एक बंदे के खिलाफ ज़ाती केस है, वो जाए अपनी सफाई पेश करे अदालत में अपना, अगर वो बरी हो जाता है तो ठीक है। ये जो मीडिया ट्रायल की बात है ना, मीडिया ट्रायल तो ये खुद दावत देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब वो ये कहेंगे कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है तो जो मुतल्लका इदारा है या हुकूमत वो इस बात की वजाहत नहीं करेंगे कि भाई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तभी रुक सकता है जिसको ये मीडिया ट्रायल कहते हैं। मीडिया ट्रायल के ये ड्रामा खुद रचाते हैं जो मुल्ज़मान हैं। क्या तुक बनता है कि एक बंदा अदालत में ज़मानत के लिए जाता है और वो वहाँ आपने देखा नहीं मरियम नवाज की ज़मानत के मौके पर क्या हुल्लड़बाजी हुई लाहौर हाई कोर्ट में। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब नैब कोर्ट में वो कोई किला फतह करके आ रहे होते हैं कि वहाँ पे वो जाते हैं तो नारे लगते हैं, फूलों की पत्तियाँ फेंकी जा रही हैं।
ये चीज जो है ना, इस हवाले से मैं समझता हूं कोई कानून साजी होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि ये और लोग, मीडिया की भी कोई कवानीन हो कि उनकी कवरेज ना हो। हाँ, ऐसे लोगों की नहीं होनी चाहिए। ये तरीके आप जाएं, अदालत में जा रहे हैं, नैब में जा रहे हैं, FIA में जा रहे हैं, अपना बयान दें, तफ्तीश में शामिल हों, अपना केस भुगतें। ये क्या ड्रामा के जी वहां खड़े हो जाते हैं, लाइव कवरेज हो रही है जी, बड़ा कोई पता नहीं क्या है, तीर मार रहे हैं। ये चीज जो है ना, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। ये हमारी कौम का कीमती वक्त जो है वो, ये लोग एक तो माल लूटा हुआ होता है, दूसरा वो इस तरफ लगा के मीडिया का भी टाइम ज़ाया करते हैं, अपना भी, कौम को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका ही गलत है। अदालतों में और तफ्तीशी अदारों में किसी को ये जत्थे साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एजाज साहब, इस नुक्ते को आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप भी पॉलिटिशियन हैं, हल्के की सियासत करते हैं। लोग, जैसे आपने कहा कि लोग हिमायती जो हैं वो साथ आते हैं टू शो, एक तरह से आपके साथ इस्तिकामत शो करने के लिए, खड़े होने के लिए। तो ये इसको डिस्करेज करना चाहिए खुद पॉलिटिशियंस को भी, और इदारों को भी कोई बंदिश लगानी चाहिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि कोर्ट से बाहर जो कोई भी कुछ करे उसके ऊपर कोई कतगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अदालत का प्रेमिसेस शुरू हो तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अदालत के अंदर कवानीन पहले से मौजूद हैं, ओपन कोर्ट के अंदर भी, कि कौन दाखिल हो सकता है और कौन नहीं दाखिल हो सकता। आपके कैमरा के कवानीन भी मौजूद हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें ग्लोरीफाई न किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बने हुए कवानीन के ऊपर भी अगर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो उससे बहुत फायदा होगा। अलबत्ता यानी हमारे यहाँ तो चूंकि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस इस कदर आम हैं हमारे सियासत के अंदर और हमारे समाज के अंदर कि पूरे मुआशरे को इसके खिलाफ उठना होगा। एक वक्त था, यानी हम अपने बचपन की बात याद रखते हैं कि जी उस वक्त जो रिश्वत लेता था, पंजाबी में कहते हैं चट्टी लेना, तो जी लोग उनके घर में जाना पसंद नहीं किया करते थे कि ये रिश्वत लेता है इसलिए इनके बच्चों के साथ नहीं मिलना हमें। ये मुआशरे का एक अमूमी रवैया तब्दील हुआ है और लोग दौलत से बहुत ज्यादा मरूब होना शुरू हुए हैं। असल में ये दो बातें अगर हम समझ लें कि एक जो गलत कार है उसको ग्लैमराइज नहीं करना, और दूसरा ये जो बेमहाबत दौलत जमा हो जाती है ये कोई सीधे रास्ते से कभी भी जमा नहीं होती है। ये बिल्कुल, यानी अगर 1000 केसेस अगर आप देख लें तो शायद 999 तो करप्शन की वजह होगी, तो एक आध मुमकिन है कि एक फिनोमिनल ग्रोथ हो गई हो उसकी जिंदगी के अंदर कि वो पलक झपकते में अरबपति और खरबपति बन गया हो। मुझे इस सारी गेम का पता है जो शुगर इंडस्ट्री के हवाले से है, किस तरह ये अपनी कीमत मुतय्यन करते हैं, किस तरह ये ख्वार करते हैं किसान को। एक साल 2 साल सादा पर्ची दे देते हैं, उसकी कीमत उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये तुम 180 रुपए आके ले जाना। 6 महीने साल इंतजार करता है। जब उसकी बेटी की शादी होनी होती है, जब बच्चे की फीस अदा करनी होती है, वो कहते हैं 140-50 के ऊपर ही ये पर्ची दे दें जो आपने 180 की दी है। और ये मिलों वाले बैठ के ये करते हैं कभी भी इस फिनोमेना से इल्ला माशाल्लाह जिस तरह जिक्र किया राना साहब ने कि जहांगीर तरीन साहब की पेमेंट का तरीकाकार बेहतर था, लेकिन बाकी 80% जो बाकी सारी इंडस्ट्री है, पहले तो ये इस्तेसाल करते हैं वहां पे, दूसरा गन्ने को यहाँ पर इतना फरोग दिया इसलिए कि ये सारे लोग पॉलिसी मेकर हैं। गन्ने के जितने यानी शुगर मिल मालिकान है ये पॉलिसी मेकर है। गन्ने की बजाय चीनी बन सकती है बीट से, चुकंदर से, क्यों नहीं बनाई जा रही? और ये एक ऐसी कमोडिटी है कि जो आटा तो नहीं है, ये कमोडिटी सब्जी तो नहीं है, ये दालें तो नहीं है, हमने क्या प्रायोरिटीज को ये इस पे जरा मैं आना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, इस पे मैं एक आपसे अर्ज करता हूँ, मैं एग्रीकल्चर के शोबे से की वजह से वाबस्ता हूँ। ये बिल्कुल पिछले 25 सालों के अंदर इस कदर गलत प्लानिंग की गई है कि यहाँ पर कॉटन एरिया खत्म करके और बीज नया अपना बनाना खत्म करके बेड़ा गर्क करके गन्ना लगाना शुरू कर दिया, और सब ने जितने बड़े लोग थे उन्होंने मिलने शुरू कर दी। ये जो अभी जिक्र हुआ ना, तो ज़ियाउल हक साहब ने घी मिलों के परमिट दिए थे, यानी बजाय इसके कि आप अपनी कोई यहाँ सोयाबीन, सूरजमुखी ये वाली काश्तकारी करें और अपने हाथ तेल बनाएं। यही हाल हमने डैमों के साथ किया। यानी अल्लाह ताला के हुजूर जाके सब पकड़े जाएंगे हुक्मरान कि क्यों पानी से बिजली नहीं पैदा की। ठीक है, जो मुल्क सब उस पे आते हैं। मैं चाहूंगा जी चीनी के इशू को थोड़ा और एक्सप्लोर कर। चीजें
सारे ये माफिया थे। Yes. मैं आपको अर्ज करूं, ये पहला हुक्मरान इमरान खान आया है जिसने डैम बनाए हैं, जिसने इन माफिया के ऊपर हाथ डाला है। लोग समझते हैं वो अनपॉपुलर वो नहीं होगा बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन उसमें एजाज साहब एक जिम्न सवाल है, आपने सही कहा कि उन्होंने हाथ डाला है। मैं राणा साहब को भी रोपिन करूं, लेकिन सर उसमें जैसे मैंने कहा सियासत है ना, और सियासत में हमारी पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स में जो नंबर्स हैं वो गिने जाते हैं, वो काउंट होते हैं। ये तो नहीं होगा कि जो असल इशू है शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन, या जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब कि चीनी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, आप चीनी हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, उसके बावजूद कि चीनी की कीमत इतनी ज़्यादा है, हमें ज़रई पॉलिसी की तरफ जाना होगा। क्या हम इस फायर फाइटिंग में तो नहीं लग जाएंगे? क्योंकि जाहिर बात है ये जितने चीनी से मुंसलिक लोग हैं इनके आपस के भी ताल्लुकात हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं, इकट्ठ भी है, और हमने देखा भी है कि इकट्ठी पिटीशंस जाती हैं, सियासी मुखालिफ है लेकिन पिटीशन इकट्ठी करते हैं। उस तरफ ज्यादा हुकूमत इन्वॉल्व हो जाएगी, या जो असल काम है रिफॉर्म्स का उस तरफ ज्यादा तवज्जो मिलेगी? देखिए अनवार साहब, ये जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, इसको लोगों ने वोट इसलिए दिया था। ये महंगाई शंगाई जो है ना, ये अपनी जगह पे एक इशू है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई को इमरान खान की हुकूमत में बढ़ी है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कीमतें थी वो बरकरार रख सके थे? जरदारी के दौर में परवेज़ मुशर्रफ के दौर वाली कीमतें थी? नहीं थी। तो ये बतदरीज महंगाई जो है वो भी एक जो फितरी अमल एक होता है फितरी अमल, एक होता है आर्टिफिशियल जो बढ़ा दी जाती है। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। ये जो माफिया है, इनको ये इमरान खान की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए ये महंगाई भी पैदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों के बड़े ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो ये जो चीज़ है कि आप सब देखें, इमरान खान पाकिस्तान की कौम की आखिरी उम्मीद है सियासत में, और वो लोग समझते हैं कि ये माफिया पर हाथ डालेंगे। और ये आप देखें, मेरा सवाल था हाथ डाल रही हैं, उसके सियासी असरात क्या होंगे? सियासी असरात कोई भी नहीं होंगे। जैसे आपने कहा ना शैला रजा साहबा कहती है, और तरीन साहब देखिए आज तो आप नहीं समझते उनकी ये बात कि जी मैं 1 साल से खामोश बैठा हूं, 1 साल गुजर गया है। नहीं, जहांगीर तरीन साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो जिस पार्टी में एक अहम ओहदे पर थे, उस पार्टी का मंशूर का अहम हिस्सा मुनसफाना एहतसाब है। कह रहे हैं मेरे साथ इंतकाम हो। नहीं, इंतकाम कौन ले रहा है? ये देखें, ये जहांगीर तरीन साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यही बात है कि अगर वो ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो 10 साल तक जो कौम को कहते रहे वो गलत था। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब को ऐसी बातों से इज्तिनाब, उन्हें बल्कि वेलकम करना चाहिए कि ये देखें, ये होता है गैर जानबदार एहतसाब कि मैं इमरान खान का करीबी साथी हूँ, इसके बावजूद केस भुगत रहा। अगर ये बयानिया हो, ठीक है, अगर वो ये बयानियाँ लेकर आए तो मैं समझता हूँ उनकी इज्जत में इजाफा होगा। अब मसला ये है कि ये जो शुगर माफिया है ना, ये इतना बड़ा माफिया है, और इस पर जो हाथ डाला गया है इसकी चीखें अभी उतनी निकली नहीं। आप आने वाले देखेंगे, ये मीडिया में भी प्रोपेगेंडा करेंगे, ये इश्तिहारबाजी भी करेंगे, ये और काम भी करेंगे, ये मसनूई महंगाई पैदा करने के लिए और हरबे भी इस्तेमाल करेंगे। यही मेरा टुवर्ड्स एंड सवाल है एजाज चौधरी साहब, इंप्लीमेंटेशन बड़ी अहम है। जैसे आपने भी वेलकम किया, हम भी वेलकम करते हैं माह रमजान की आमद। अब ये 80 रुपए फी किलो को इंश्योर भी करना है सर, और हमारी इंतजामी मशीनरी की फालियत पे भी बड़े संजीदा सवालात उठते हैं। बात अर्ज करता हूं, इस कौम के अंदर बड़ा जौहर, मैं तो डर रहा था कि जिस तरह यानी वो वैक्सीन मंगवाई ना जी, रैप ने उसकी एक कीमत मुकर्रर की। हमारे मुल्क का एक अथॉरिटी है जिसको ये इख्तियार दिया गया वज़ीर पार्लियामेंट के वो मुकर्रर करे। वो जो इंपोर्टर था वो उठ के अदालत में चला गया, बिल्कुल, और उसने कीमत 4000 रुपये बढ़वा ली। सही कह रहे हैं। मुझे डर तो ये था कि यहाँ पर भी ये ना हो, वरना जी अगर सब लोग अवाम के मफाद के अंदर सोचें और फैसले करें और ये तर्क कर दें कि मुसीबत की इस घड़ी में जब दुनिया मर रही है, 1 साल से ज्यादा अरसा होने जा रहा है हम कोविड के अंदर फंसे हुए हैं, जो आसमान के ऊपर जिनकी मईशतें थी जमीन बोस होकर रह गई हैं। $4000 बिलियन अमेरिका में इंजेक्ट किए गए हैं, हमने सिर्फ $8 बिलियन किए हैं जी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने मुश्किल हालात में है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी कौम में बड़ा रेजिलियंस है, उनको प्रॉपरली उन तक बात पहुंचाई जाए तो उन्हें समझ आएगी कि ये जो इमरान खान की सारी पॉलिसी है और इनके ऊपर हाथ डालना ये बिल्कुल जायज है। ये हमारा ईमान है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ
हम आए इसीलिए थे। और इमरान खान तो कहता है मैं अकेला रह जाऊंगा लेकिन ये मैं काम नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि हमारी तबाही की वजह ही ये है। इस कदर बागो बहार मुल्क है, कोई चीज ही यहाँ पे नहीं होती। ये तो अल्लाह का एक करम है कि पिछले 2.5-3 साल में किसी काश्तकार को, किसी किसान को नुकसान नहीं हुआ, सब फसलें मुनाफे में। एजाज साहब चलते चलते अब 80 रुपए फी किलो को इंश्योर भी कर रहे हैं सर। एक फिक्रा इजाजत दे दे। जी जी। आप कह सकते हैं कि गंदम कम हुई, आप कह सकते हैं गन्ना कम हुआ, आप कह सकते हैं कि और फलानी चीज कम हुई, लेकिन नुकसान किसी को नहीं हुआ, किसी फार्मर को नुकसान नहीं हुआ। हमारी 65 से 70% आबादी जो है वो देहात के अंदर है और खुशहाल है। वो महंगाई का जबरदस्त नुकसान है जो हमारी शहरी आबादी है, जिसके लिए हमने पूरे यानी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए हुए हैं और हम हर घर पहुंच रहे हैं। एजाज चौधरी साहब कार्ड दे रहे हैं जी, इस साल के आखिर तक फूड स्टैंप देंगे। ओके, सारा काम इंशाल्लाह होगा और इसका रोड मैप भी आएगा। 7 दिन के ऊपर हाथ डालना जरूरी है। जो ठीक है सर, वक्त खत्म हो जा रहा है। एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। राना ताहिर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, अहम इशू है, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो केसेस हैं उस पर तवज्जो कम हो और जो शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन है उस पर और उसके जो नताइज और लोगों को जो 80 रुपए फी किलो चीनी मिले, इस पर ज़्यादा तवज्जो मीडिया के भी, सियासी हलकों की भी और सब इंतजामी इदारों की भी। आज के लिए यही कुछ, अब आपसे मुलाकात होगी कल 10:05। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।